जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस के साथ हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होने वाला है रोल ऑफ डेटाबेस इन डाटा साइंस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटाबेस और डाटा सेट क्या चीज़ है। आज हम पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस का रोल क्या है एक्चुअली डाटा साइंस में, या डेटाबेस को क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया गया था। तो उसकी जी दो रीज़न्स हैं डेटाबेस को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डेटाबेस को जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जब स्टार्ट में अभी डेटाबेस नहीं आया था, लेट्स सपोज डेटाबेस नहीं आया था, तो डाटा को स्टोर करवाने के लिए फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो तब कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता था? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता था और जी डाटा को स्टोर करवाया जाता था। लेकिन ये सिस्टम बेस्ट तो था, बेटर था, लेकिन इस सिस्टम का एक प्रॉब्लम ये था कि आपका जब डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाता था, बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा हो जाता था या मैसिव डाटा हो जाता था, तो उसको स्टोर करवाने के लिए फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम उसकी डिमांड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। फिर डाटाबेस सिस्टम आ गया जिसने फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्लेस किया। ठीक है, और डाटाबेस एक लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा था डाटा को अपने पास स्टोर करवाने के लिए। अब डाटाबेस की दो और मेन रीजंस, डाटा की जनरेशन, डाटा की क्रिएशन इतनी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में होना स्टार्ट हो चुकी थी कि अब डाटाबेस की डिमांड थी कि उसको ले आया जाए, यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्लेस करवाया जाए डाटाबेस से। पहली ये रीज़न हो गई। सेकंड हो गई डिपेंडेंस ऑफ डाटा साइंस, कि डाटा साइंस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रही थी, क्योंकि डाटा साइंस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट हो चुका हुआ था और अब वो डाटाबेस पे कम्प्लीटली डिपेंड हो रही थी, डाटा पे डिपेंड हो रही थी कि उसको अपने पास स्टोर करवाना था। तो दैट इज़ वाई डाटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जस्ट टू स्टोर, जस्ट टू रिट्रीव, गेट, क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। इससे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपकी बुक में एक केस स्टडी गिवन है। मैं उस केस स्टडी को यहाँ पे आप लोगों के सामने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, या डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, शुरू शुरू में ओल्डेस्ट डेज में या पहले के टाइम पे बिग स्टोर्स लॉन्च नहीं हुए थे, छोटी शॉप्स थी। और अगर किसी बायर को मैं एक बायर हूँ और मुझे जाके 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करनी है, लाइक मुझे शू पॉलिश, लेट्स सपोज मैं जो बाय करने की चीज़ें हैं, मैं जा रही हूँ मार्केट में और मुझे वहाँ से क्या चाहिए, मुझे वहाँ से एक कैलकुलेटर चाहिए, एक बॉक्स ऑफ योगर्ट चाहिए, मुझे लेट्स सपोज शू पॉलिश चाहिए, एक पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए, लेट्स सपोज ये मुझे किसी शॉप से चाहिए। तो मैं इन शॉप्स को गेट करने के लिए डिफरेंट शॉप्स पे जाऊंगी और मुझे वहाँ से ये शॉप पे से चीज़ें मिलेंगी। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे अपनी मल्टीपल चीज़ों को गेट करने के लिए पूरी मार्केट में घूमना पड़ता है। ठीक है, पूरी हर डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ेगा एंड देन मैं अपनी चीज़ को गेट कर सकूँगी। एक प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब लेट्स सपोज मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ और चीज़ ख़रीद रही हूँ, तो जस्ट मैं एक कस्टमर नहीं हूँ, मेरे उस शॉपकीपर को मल्टीपल कस्टमर्स को डील करना है। अब ये नहीं कि मैं जाके फ़ौरन से शॉपकीपर को अपनी डिमांड दे दूँगी और वो शॉपकीपर मेरी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करेगा, मेरी डिमांड को पहले मुझे पैक करके देना स्टार्ट कर देगा। नो, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो अगर कस्टमर्स और लेन में खड़े हुए हैं तो उनको भी डील कर रहा होगा, फिर मुझे भी डील कर रहा होगा। फिर एक और चीज़ कि शॉपकीपर, मैं उसके पास लेट्स सपोज 3 आइटम्स की डिमांड लेके गई हूँ, मुझे 3 आइटम्स उसके पास से उसकी शॉप के में से चाहिए। वो 3 आइटम्स उसके पास स्टॉक में डिफरेंट जगहों पर पड़े हैं, वो उन 3 आइटम्स को पहले पूरी शेल्फ में से ढूंढेगा, निकाल लेगा और फिर उनको पैकिंग करके मुझे देगा एंड देन बिलिंग करके देगा। इसी तरह और कस्टमर्स हैं, मैं 4 लेट्स सपोज आइटम्स के साथ गई हूँ और कुछ और मेरे साथ खड़े हुए कस्टमर्स हैं जिनके पास लेट्स सपोज 7 आइटम्स जो बाय करने आए हैं, कुछ 10 करने आए हुए हैं, मतलब वो अपनी ग्रॉसरी लेट्स सपोज शॉपकीपर के पास। तो उस शॉपकीपर के पास इतने मल्टीपल कस्टमर्स को डील करना और फिर उन आइटम्स को शेल्फ में से ढूंढना और आपके लिए रैप करना, इसके बाद उसको बिलिंग करके देना, ये बहुत टाइम टेकिंग सिनेरियो था। ठीक है, बहुत टाइम ले रहा था।
इन सारी शॉप्स को या इन सारे कस्टमर की भी और इवन शॉपकीपर की भी, इन सारी चीज़ों को सॉर्ट किया है एक बड़े बिग स्टोर ने। ठीक है, मल्टीपल स्टोर, सुपर स्टोर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा स्टोर जहाँ पे ये मल्टीपल आइटम्स आपको शेल्फ पे लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप किसी भी सुपर स्टोर को देख लें तो वहाँ पे आपके जितने भी शेल्फ में आइटम्स पड़े हुए होते हैं वो अरेंज्ड फॉर्म में हैं। घर की ग्रॉसरी करनी है वो सेपरेट फॉर्म में है। ठीक है, घर के लिए अगर आपको कोई एसेसरीज लेनी है उसकी सेपरेट शेल्फ है, उसका सेपरेट कॉर्नर है। आपने लेट्स सपोज क्रॉकरी की शॉपिंग करनी है और वो भी आपके माइंड में है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ भी चाहिए अपने किचन के लिए, तो आपके लिए वो सेपरेट उसी स्टोर में सेपरेट कॉर्नर में आप चले जाएंगे और आप जाके चीज़ ले लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या कहते हैं लेट्स सपोज गारमेंट्स भी चाहिए तो वो सुपर स्टोर एक डिफरेंट कॉर्नर में गारमेंट्स का कॉर्नर भी होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी डिमांड ले लेंगे और कर लेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आपके पास शेल्फ में लेट्स सपोज अरेंज हो गई हैं और आपके लिए इजी हो गया, अब सुपर स्टोर में क्या होगा, शॉप्स में क्या हो रहा था, जो शॉपकीपर था वो कस्टमर की डिमांड्स को खुद पूरा कर रहा था, उसको खुद चीज़ें शेल्फ से निकाल के उसको रैप करके दे रहा था। लेकिन सुपर स्टोर ने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया है। जो कस्टमर आया है उसको जो चीज़ चाहिए वो सुपर स्टोर में खुद विज़िट करे और शेल्फ जो सीक अरेंज्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, जहाँ पे जिस टाइप का भी उसको अपनी नेसेसिटी लेनी है, चीज़ अपनी जो जिसकी डिमांड लेकर आया वो स्टोर में विज़िट करके अपनी चीज़ अपनी उस कार्ट में डाल लेगा एंड देन उनको ले जाएगा आपकी जो रिसेप्शन है। ठीक है, जहाँ पे काउंटर है, जहाँ पे आपने बिलिंग करनी है, वहाँ पे कस्टमर ले जाते हैं। अब वहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, आपने जितनी भी चीज़ें बाय की हैं उन सब चीज़ों का एक कोड स्कैन करते हैं। ठीक है, ये सब लोगों ने जो आम सुपरमार्केट्स में देखा है उन सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो स्कैनिंग कोड क्या करता है, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो जो आपने डिफरेंट कलेक्ट करके कार्ट में रखे हुए हैं उन सब की प्राइस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले में लगा देगा। अच्छा, लेट्स सपोज उस सुपर स्टोर में, मैं एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ, 10 पीसेज ऑफ ब्रेड थी। ठीक है, 10 पीसेज ऑफ ब्रेड थी और 2 कस्टमर्स आते हैं और उनमें से सिर्फ 2 कस्टमर्स ने 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, मतलब उस पूरे दिन में से उन 10 में से 2 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रेड परचेज कर ली थी। बाकी रिमेनिंग आइटम्स जो थे 8 आइटम्स अभी तक उनके पूरे सुपर स्टोर में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कौन स्टोर कर रहा है, ये कंप्यूटर में क्या ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो आने वाले का, यानी कि उनकी सुपरमार्केट में, उनके सुपर स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितना स्टॉक आज सेल आउट हो गया है, कस्टमर के पास से चला गया है, वो चेक करेगा कौन, डेटाबेस। तो उन्होंने सिस्टम्स में एक्चुअली क्या किया हुआ, एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक पूरा सिस्टम डाउनलोड किया हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है। और स्टोरेज एरिया में उनके पूरे सुपर स्टोर की ईच एंड एवरीथिंग जो शेल्फ पे डिस्प्ले हुई है कस्टमर के लिए, उस सब का रिकॉर्ड उस डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है। अब वहाँ से क्या होता है कि जब डेली बेसिस पे वहाँ से आइटम्स परचेज हो रहे होते हैं और स्कैनिंग हो रही होती है, प्राइस भी स्कैन हो रही है और चीज़ आपके पास से आउट ऑफ ऑर्डर भी हो रही होती है, वो चीज़ कितनी स्टॉक में या कितनी सुपर स्टोर में अब रह गई है, अगर ऑनर को चेक करना है तो वो वहाँ से इजीली चेक कर लेगा। वो ये नहीं करेगा कि पूरे सुपर स्टोर में जाके शेल्फ पे चेक करेगा कि जी इतने पीसेस मैंने शेल्फ में लगाए थे और अब रिमेनिंग इतने रह गए। नो, वो ईच एंड एवरीथिंग अपने डेटाबेस से चेक करेगा, सिस्टम में चेक करेगा। और डेटाबेस में चीज़ कहाँ से स्टोर हो रही है, कहाँ से गेट हो रही है, कहाँ से फैच हो रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, रिमेनिंग कितनी बच गई है, वो सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपकी डेटाबेस ने अपने पास सेव करके रखी हुई होती हैं। और डेटाबेस क्योंकि आपके मल्टीपल डाटा सेट पे बेस्ड होता है, इसका मतलब है कि पूरे सुपर स्टोर की ईच एंड एवरीथिंग मल्टीपल डाटा सेट्स पे कंसिस्ट करती है और डेटाबेस सारे डाटा सेट डेटाबेस के अंदर रखे हुए होते हैं। अब वहाँ पे क्या है, इस पूरे सुपर स्टोर के सिनेरियो में क्या चीज़ है, शॉपकीपर के लिए ईजी है कि वो अपनी शेल्फ से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेलेक्ट करेगा और कार्ट में रखता जाएगा। उसकी वो जो डिफरेंट शॉप्स पे जाके विज़िट करना एंड देन शॉप पे जाके अपनी बारी के लिए वेट करना, वो चीज़ कस्टमर के लिए कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होता है। कस्टमर को वहाँ से बेनिफिट हो गया है सुपर स्टोर के होने से कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ जो भी उसकी फेवरेट डिमांड थी वो जाके शेल्फ से जाके परचेज़ ख़ुद ले लेगा और टाइम भी नहीं उसका जो वेस्ट हो रहा था शॉप्स में विज़िट करने से, और वो टाइम टेकिंग जो सिनेरियो था वो ख़त्म हो जाता है सुपर स्टोर की वजह से। सिमिलरली जो उस पूरे स्टोर का ऑनर है उसके लिए भी बेनिफिट है, उसको भी आइडिया हो जाता है
किन चीज़ों का, कि उसकी डेली जब सेल वो लास्ट में एंड ऑफ द डे जब वो अपनी पूरी डेटाबेस को चेक करता है और वो चेक करता है कि जी मेरी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट हुई है, ऑनर को ये चीज़ बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगी और फिर वो उसी प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा मंगवाया अपने स्टोर में। ठीक है, एक ये डेटाबेस से उसको एक ये फ़ायदा हो जाता है शॉपकीपर को, ऑनर को। और सेकंड, उसको ये आइडिया होता है कि जी आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरी कितनी चीज़ सेल आउट हुई है और कितनी चीज़ मुझे और डिमांड करनी है बाहर के स्टोर से, और मुझे अपने सुपर स्टोर के अंदर चीज़ को रखना है। ठीक है, तो वहाँ से शॉपकीपर को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। वो भी बेचारा पहले 1 बाय 1 अपनी जो है ना क्या कहते हैं आने वाले क्लाइंट्स के लिए जो डाटा उसकी जो नेसेसिटी थी उसको डिफरेंट शेल्फ से उठा के रैप करके दे रहा था। वहाँ से उसकी जो ये थोड़ी सी वर्किंग थी, ये सिनेरियो था, ये उस शॉपकीपर का भी ख़त्म हो जाता है। बस शॉपकीपर ने एग्जिट टाइम पे उसको बिलिंग करके देनी है और वो क्या कहते हैं उनका सिर्फ जो रिकॉर्ड जो चीज़ वो उनके स्टोर से लेके जा रहा है, जस्ट वो ऑटोमेटिकली जब वो स्कैन हो रहा होता है तो वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है कि क्या चीज़ आउट हो रही है, क्या चीज़ कितनी आउट हो रही है और कितनी उनको प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ एक पूरे सॉफ्टवेयर, एक पूरे सिस्टम के बैकग्राउंड या सिस्टम के अंदर हो रही होती है और आपको वो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। It's mean that is the best way to provide benefit both shopkeeper and customer। ठीक है, ऑनर ऑफ द सुपर स्टोर एंड कस्टमर ऑफ द सुपर स्टोर दोनों के लिए बेनिफिशियल है डेटाबेस। एट दी इसके अच्छा लेट्स सपोज ये वाली पूरी स्टैरियो होगी ये कस्टमर और उसकी ऑनर की। अब ऑनर इसके अलावा अपनी इन सारी चीज़ों को मंथली, एनुअली, हर चीज़ मतलब भी मॉनिटर कर सकता है। ये सारा डेटाबेस का स्नैरियो है, डेटाबेस की पूरी केस स्टडी थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। आई होप कि आपको इसका स्नैरियो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और डेटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस क्वेश्चन का आंसर भी इस पूरी केस स्टडी के अंदर था। इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, डेटाबेस की उस केस स्टडी के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा कलेक्शन। डाटा किस फॉर्म में आपके पास कलेक्ट किया जाता है डाटा साइंस के अंदर। ठीक है, डाटा किस तरीके से आपके पास कलेक्ट किया जाता है डाटा साइंस के अंदर। तो डाटा की कलेक्शन के लिए जी आपके पास सबसे पहली चीज़ जो जिस फॉर्म में डाटा आप गेट करते हैं दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। अब प्राइमरी डाटा कलेक्शन कौन सा डाटा है, जो आप इसके लिए डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर लें, जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है। ओरिजिनल डाटा होता है जो आप कलेक्ट करते हैं फेस टू फेस। ठीक है, किसी को डायरेक्ट आप बाहर अपने इन्वायरमेंट में, बाहर अपने अराउंड में चले जाते हैं और आप लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं किसी चीज़ को लेके, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है और आप उस क्वेश्चन को लेके डिफरेंट लोगों में जाके उस डाटा का सर्वे करेंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल होगा टाइम बेस्ड इंटरेक्शन या रिस्पोंडेंट जो चीज़ होगी वो डायरेक्टली आपको उसी टाइम पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस डाटा पे या उस चीज़ पे एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। वो चीज़ जो आपको ओरिजिनल और डायरेक्टली उसी टाइम पे सामने वाले से इंटरेक्ट करके गेट हो जाती है, फैच हो जाती है, दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा। वो किसकी फॉर्म में आपको डाटा गिवन होता है, मिलता है सर्वे की फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन ईयर है, क्वेश्चन ईयर मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और आप अपने अराउंड लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जी मेरे आप इस क्वेश्चन ईयर को सॉल्व करके दें। उस क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है और मल्टीपल उसके ऑप्शंस गिवन होते हैं और जो रीडर है उसने उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिए हुए मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को चूज़ करना होता है अपने माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो सब उसके सेम आंसर नहीं देंगे, सब अपनी थिंकिंग एंड थॉट्स के अकॉर्डिंग आपका वो क्वेश्चन ईयर सॉल्व करके देंगे। वो आपका प्राइमरी डाटा होता है।
इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं, आप फेस टू फेस टॉक करें और आपसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी ग्रुप पे फोकस करके उससे जो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ योर प्राइमरी डाटा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेंसर की एग्जांपल है, आईओटी डिवाइसेस इसकी एग्जांपल हैं, और बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। आपकी बुक में गिवन डिवाइसेस चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना प्राइमरी डाटा फैच कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आपका डाटा की कलेक्शन मेथड है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सेकेंडरी डाटा कौन सा स्टूडेंट्स डाटा होता है? ये एग्जिस्टिंग डाटा जो है उसके ऊपर जो आपका एनालाइजिंग है या उसको आप कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा, ठीक है। ये डाटा ऑलरेडी किसी बुक में लिख दिया जाएगा, यानी कि पब्लिश हो चुका होगा, या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ होगा, या किसी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ होगा। आपने उन डाटा की कलेक्शन, ठीक है, दैट इज़, या उन डाटास को गेट करना, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। उसको आप बोलते हैं कि वो आपने एक ऐसा डाटा कलेक्ट किया है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हुआ था, जिस पे ऑलरेडी काम हो चुका हुआ है, आप उस डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं, तो दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल पब्लिश सोर्सेज हैं। पब्लिश सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपके रिसर्च पेपर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के जो पीएचडी कर रहे हैं और जो फाइनल कोई आपका प्रोजेक्ट बना के दे रहे होते हैं, मतलब वो वर्किंग उस काम पे हो चुकी होती है, और वो काम या वो डाटा आप जो चूज़ करते हैं, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। ऑनलाइन डाटाबेस है, सोशल मीडिया है, पब्लिसिटी अवेलेबल डाटा है जो पब्लिकली पहले से किसी ने कर दिया हुआ है और आप उसको अब समझ रहे हैं या उसको फैच कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं। पास्ट रिसर्च है, पास्ट रिसर्च स्टडीज़ जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स बहुत सारी डेली बेसिस पे हर साल ही कोई ना कोई पब्लिश अपना पेपर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस पर मल्टीपल एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स करके आपको फुल फ्लैज एक रिसर्च पेपर बना के दे देते हैं। तो वो डाटा जिस पे वो काम कर चुके हैं वो आपको प्रोवाइड कर दें, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा। तो वो आपका सेकेंडरी डाटा बन चुका होता है। जब तक वो उस पर एनालाइज कर रहा है, जब तक वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन जब वो उसने कर लिया है और फुल फ्लेज रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट, तो वो आपके पास आ जाने के बाद वो उसका सारा कलेक्ट किया हुआ डाटा सेकेंडरी डाटा बन चुका होता है, ठीक है। ये हैं आपकी दो डाटा कलेक्शन की टाइप्स। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो काइंडली अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इन सारी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें। फेडरल बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें क्रैमिंग नहीं होती, ठीक है, रट्टा नहीं चलता। आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, और फिर आप मल्टीपल एग्जांपल्स जो आपके माइंड में आ रही हों बुक्स के अलावा, आप वो भी अपने पेपर में उस टाइम पे एट द स्पॉट लिख सकते हैं। बस आपने डेफिनेशंस जस्ट क्लियर रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है। जी स्टूडेंट्स, डाटा एंड एनालिसिस इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो था डाटा टाइप्स, उसका लास्ट पोर्शन आपको समझा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझेंगे, बिग डाटा क्या चीज़ है। इस टॉपिक में क्या चीज़ है, आपने डाटा की टाइप्स भी पढ़ ली हैं, ठीक है। डाटा की कलेक्शन मेथड भी देख लिए हैं कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करवाया जाता है, किस फॉर्म में। अब आपने डाटा को स्टोर करने का मेथड भी देख लिया कि आप उसके लिए DBMS, ठीक है, डाटाबेस DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरफेस यूज़ करते हैं, इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो DBMS भी आप देख चुके हैं कि वो रिलेशनल भी होता है और नॉन रिलेशनल भी होता है। रिलेशनल डाटा स्टोरेज कौन सी चीज़ थी? जिसमें आपकी चीज़ टेबुलर फॉर्म में थी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी, कॉलम एंड रोज की फॉर्म में थी। और नॉन सीक्वल मतलब नॉन रिलेशनल, ठीक है, ऐसा डाटा जो आपके टेबुलर फॉर्म में गिवन है, लेकिन उसमें से डाटा आपको फाइल की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक अनअरेंज्ड फॉर्म है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होती। ये DBMS एक डाटा स्टोरेज मेथड है। एक और भी इसी तरह मेथड है जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ योर डाटा वेयर हाउस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं वन बाय वन आपको ये सारे मेथड बताने वाली हूँ कि ये कौन से मेथड हैं और ये किस मेथड के थ्रू अपने पास डाटा स्टोर करते हैं। तो डाटा वेयर हाउस ये किस तरह का स्टोरेज मेथड है स्टूडेंट्स? ये स्टोर करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? आपकी पिक्चर्स, ग्राफिक्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, उसको आप बोलते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो डाटा वेयर हाउस है, ये आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल हो उसको स्टोर करता है, उसको अपने पास सेव करता है। और इसके अलावा इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कि ये एनालाइज करता है
और रिपोर्ट बनाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? रिलेशनल डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, उस तरह का जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसको एनालाइज करना और उस पर रिपोर्टिंग करना डाटा वेयर हाउस का काम होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटा को स्टोर करवाया जाता है ऑन आ मल्टीपल सर्वर, ठीक है, जिसमें आप अपने डाटा को मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर करवा देते हैं। और वो सिस्टम, ठीक है, वो मेथड आप इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आपका स्टोरेज मेथड कौन सा है? क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज ऐसा स्टोरेज मेथड है जिसमें आप अपनी चीज़ को एक्सेस दे देते हैं नेट के थ्रू, आपको वो गेट हो, नेट के थ्रू आपको वो फैच हो। स्टूडेंट्स क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज में भी आपकी डिजिटल चीज़ ही आती है, ठीक है, डिजिटल डाटा ही आता है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन ही आती है। फ़ोटोज़, पिक्चर्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका सेल फ़ोन है। आप अपने सेल फ़ोन में देखें, पिक्चर्स रखते हैं, वीडियोस रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और फिर आप अपनी ये सारी चीज़ों का एक्सेस आप अपने जीमेल अकाउंट को दे देते हैं। अगर मैं एंड्रॉयड के फ़ोन की बात करती हूँ, उन फ़ोन्स में आपने जब जीमेल का अकाउंट बनाया, इट्स मीन आपने अपने वो डाटा का एक्सेस जीमेल अकाउंट को भी दे दिया है। और इन अ केस ऑफ लेट्स सपोज आपका फ़ोन आपसे कहीं गुम जाता है, लॉस हो जाता है, और आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो सबसे पहले परेशान करी होती है वो ये होती है कि जी मेरे फ़ोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, जो मुझे अब कोई उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? अपने अकाउंट से साइन इन होते हैं और वो सारा डाटा जो आपने ऑलरेडी उसमें स्टोर किया होता है वहाँ से आप कर देते हैं डिलीट, ठीक है। वहाँ से आप जब डिलीट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके फ़ोन में जो लिंक बना हुआ होता है बिटवीन योर आईडी एंड बिटवीन योर फ़ोन, तो वो डिजिटल डाटा वहाँ से हो जाता है रिमूव। अगर आपने लिंक किया हुआ है अपने अकाउंट को अपने फ़ोन की गैलरी से, फ़ोन के डॉक्यूमेंट से, तो ठीक है, आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स भी इवन आपके उस अकाउंट में, आपके उस जीमेल अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस जीमेल डाटा का एक्सेस नहीं है तो इट्स मीन आपने क्लाउड स्टोरेज को यूज़ नहीं किया हुआ। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वो स्टोरेज है जो आपकी डिजिटल डाटा को स्टोर करती है और उसका एक्सेस आप कहीं से भी, एनीवेयर, यू कैन एक्सेस योर डाटा एनीवेयर बट विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। आपके पास नेट है तो आप उस डाटा को किसी जगह से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। वो आपकी है क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉकचेन। ये किस तरह का डाटा स्टोरेज है जी स्टूडेंट्स? ब्लॉकचेन आपका, आप ये कह दें, ऐसा डाटा विच इज़ अनऑल्टरेबल, ठीक है। अनऑल्टरेबल डाटा वो डाटा है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। अनऑल्टरेबल डाटा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल किसी भी फॉर्म में। इसकी एग्जांपल मैं आपको कह दूं, जैसे आपकी डेली बेसिस की बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपने आज 2000 की करवाई है, 3000 की करवाई है, 4000 की करवाई है, आपने डेबिट करवाया है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है, डेली बेसिस की जो है। इसके अलावा आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं अकाउंट के थ्रू, ये इस तरह का जितना भी डाटा है जो अनऑल्टरेबल हो, वो उसको आप कहते हैं, वो उस तरह का डाटा आपकी ब्लॉकचेन इस मेथड के थ्रू वो स्टोर होता है, ठीक है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी या वहाँ पे जो मेथड यूज़ हो रहा होता है उसका नाम होता है ब्लॉकचेन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप को आपको ये जो डिफरेंट डाटा स्टोरेज की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका डाटा स्टोरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो डियर स्टूडेंट्स, आपने डाटा स्टोरेज की इन सारी एग्जांपल्स को लिखना तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप इनकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ये किस तरह का डाटा स्टोर करता है, ये किस तरह का डाटा स्टोर करता है, डाटा वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो ये आपका एक गुड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर के पे आपके इस तरह के आंसर्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ के। नेक्स्ट आपका डाटा विजुअलाइजेशन, जो
प्रीवियस आपने डाटा साइंस के कंपोनेंट्स में भी पढ़ा है। डाटा विजुलाइजेशन ऐसा डाटा जो आपको ग्राफिक्स, पिक्चर्स और इमेजेस की फॉर्म में, जो डाटा डिस्प्ले की फॉर्म में आपको मिलता है, दैट इज़ योर डाटा विजुलाइजेशन। और उसी तरह उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन या उस चार्ट को या उस ग्राफिक को या उस पिक्चर को आप सेव करते हैं अपने पास या डैशबोर्ड में, आप उसको बोलते हैं, उस तरह का डाटा आपको बोलते हैं डाटा विजुलाइजेशन। समरी स्टैटिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। समरी स्टैटिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक दोनों, ठीक है। अब समरी ऑफ स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, इसमें आप अपने डाटा को सैम्पल की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। सैम्पल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके उसके थ्रू बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ना एक डाटा है जो लेट्स सपोज ये है, क्या कहते हैं, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने ना लेट्स सपोज एक किसी चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। ये आपके लेट्स सपोज है जो आपके स्केल्स बता रहा है कि यहाँ पे जी डाटा मिनिमाइज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका डाटा मैक्सिमाइज़ हो रहा है, यहाँ पे फिर नहीं सॉरी, इसको और मिनिमाइज़ करते हैं, अदरवाइज वो प्लॉटिंग अच्छी सी नहीं होगी। तो ये एक डाटा की फॉर्म है, ठीक है। ये तो आपकी डाटा विजुलाइजेशन है कि आप यहाँ से इसका इमेज देख रहे हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज कहीं पे लिखी हुई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, इस गिवन डाटा के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, प्लॉटिंग कर देती हूँ एक इस तरह के, सॉरी इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये मैंने लेट्स सपोज एक प्लॉटिंग कर दी है। अब प्लॉटिंग करने के बाद मैं कहती हूँ कि जो ये चीज़ है ये मेरी है मीन है, जो मैक्सिमम है, जो मिनिमम चीज़ है इसको मैं बोल देती हूँ ये मॉड है, और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं बोल देती हूँ मीडियन है। आप समरी स्टैटिस्टिक क्या करेगी कि वो इस सब सारे ग्राफ को नहीं पढ़ रही, वो सिर्फ ये देख रही है कि समरी स्टैटिस्टिक में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सैम्पल्स हैं कि ये वाली जितना भी डाटा है वो मुझे मीन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला डाटा जितना है वो मुझे मोड प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो पड़ा हुआ डाटा है वो मुझे मीडियन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसने डिटेल एक्सप्लेनेशन या डिटेलिंग में इस पूरी पिक्चर के वो नहीं जाता, इमेज में डिटेलिंग में नहीं जाता, जस्ट यहाँ से आइडिया लगा लेता है और इस प्लॉटिंग से लगा लेता है कि ये चीज़ कहाँ पे अप हो रही है, कहाँ पे डाउन हो रही है। इसको इधर से आइडिया हो रहा होगा कि मीडियन कम है, मोड मैक्सिमम है, और फिर सॉरी मीन मैक्सिमम है और मोड फिर उससे भी कम है, ठीक है। मोड की वैल्यू और मिनिमम है। यहाँ से वो अपनी सिमेट्रिक का लगा लेता है, रिजल्ट कंक्लूड कर लेता है। इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये समरी स्टैटिस्टिक्स इस तरह का जो डाटा दिखाता है उसको आप बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक। और रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक ये भी सेम यही चीज़ है कि क्विक ओवरव्यू ऑफ योर डाटा, जहाँ पे आप अपने डाटा का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं और आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डाटा की सही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। उस तरह के डाटा को जब रिप्रेजेंट किया जाता है इस चीज़ में, तो आप उसको बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक। कि मैंने उसकी डिटेलिंग में नहीं गई, जस्ट उसका मेन थीम पढ़ लिया है, मेन पिक्चर का इमेज देख लिया है और मैंने वहाँ से आइडिया लगा लिया है कि मेरा डाटा किस टाइप का है और वो पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद मैं अपने इस लेक्चर का एंड करूँगी। और अगर इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा करें। मेरे वीडियोस को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।